हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन। और इनऑर्गेनिक में आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो बात करते हैं डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट के बारे में। छोटा सा यूनिट है लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट है, और क्या क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे, जिससे कि ये सब चीज़ें आपको एकदम क्लियर रहे। पी ब्लॉक थोड़ा लंबा यूनिट था, तो पी ब्लॉक में थोड़ा अच्छे से काम करना है। डी और एफ में आप ऐसा मान के चल सकते हो 1 से 2 क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी इसकी रहेगी, और कुछ ना कुछ जरूर आएगा, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें, तो उन पे हम लोग बात करेंगे। और उसके बाद इसमें क्रोमियम और कैमनोफोर और K2Cr2O7 का प्रिपरेशन और उसकी प्रॉपर्टीज़ भी हमारे सिलेबस में है, तो उस पर भी बात करेंगे। एज इट इज़ जैसे पी ब्लॉक में हम लोगों ने बात किया, एस ब्लॉक में बात किया, वैसे ही डी और एफ को भी फिनिश करेंगे। तो इनऑर्गेनिक में बहुत इंटरेस्टिंग नहीं रहता है इनऑर्गेनिक। मैंने कोशिश किया है कि ये अच्छा रहे आपके लिए, तो इस पे काम कर लीजिए। काम करने के बाद इस पे एनसीईआरटी आपको एक बार रीड जरूर करना है, और अगर कोई पॉइंट ऐसा मिलता है जो मैंने आपको नहीं बताया है तो उसको आप नोट कर सकते हैं, और क्वेश्चंस भी करने हैं। और क्वेश्चंस में वेरिएशन भी आपको मिलेंगे थोड़े बहुत बुक में और अभी का जो सिलेबस है इसमें, क्योंकि अभी एनसीईआरटी जब आया तब और पुराने बुक्स में डिफरेंस था, बहुत सारा मैटर एक्स्ट्रा था। तो गाइड्स में जब आप ऑब्जेक्टिव्स करेंगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी मिलेगी जो अलग से क्वेश्चन अलग से आपको दिखेगा, लेकिन आपको उनको भी एक बार ज़रूर करना है, क्योंकि जब हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जाते हैं तो कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं जो कि रिलेट तो करेगी, लेकिन वो ऐसा लगेगा आपको कि ये तो नहीं था, लेकिन ऐसा अप टू डेट एकदम पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस फॉलो अप नहीं होगा। तो ये बातें यहाँ पे ध्यान रखना है कि कुछ चीज़ें अगर इनऑर्गेनिक में आपको एक्स्ट्रा मिल रही, कोई फॉर्मूला आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो उसको याद कर लेना है, उसको अवॉइड नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो बात करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट की बात करेंगे। उसमें जो डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, द डी ब्लॉक एलिमेंट्स are situated are situated from third to 12th group, third to 12th group in the periodic table। इनकी जो पीरियोडिक टेबल में लोकेशन है डी ब्लॉक एलिमेंट की, वो कहां से कहां तक है, थर्ड से लेकर के 12th ग्रुप तक। तो थर्ड से 12th ग्रुप तक डी ब्लॉक के एलिमेंट की लोकेशन है पीरियोडिक टेबल के अंदर। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो डी ब्लॉक एलिमेंट की पोजीशन है वो कहां से कहां तक है, थर्ड ग्रुप से लेकर के 12th ग्रुप तक है। तो एक बार फिर से एलिमेंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, वंस एलिमेंट्स के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। तो ये आ गया आपका, मान लीजिए थर्ड ग्रुप, थर्ड के बाद आ जाएगा फोर्थ, फोर्थ के बाद आ जाएगा फिफ्थ, इसके बाद आ जाएगा सिक्स, इसके बाद सेवन, इसके बाद 8, 9, 10, 11 और 12। तो देयर इज द position of the D block element in the periodic table from third group to 12th group। थर्ड ग्रुप से कहां तक रहेगा, 12th ग्रुप तक रहेगा डी ब्लॉक के अंदर, पीरियोडिक टेबल के अंदर लोकेशन डी ब्लॉक एलिमेंट का। और जो पहला सीरीज आएगा डी ब्लॉक का, इट इज 3D सीरीज। कहां से स्टार्ट होता है, डी थर्ड ऑर्बिट से शुरू होता है। तो फर्स्ट सीरीज क्या आएगी, 3D सीरीज। तो 3D सीरीज के जो मेंबर्स हैं वो स्कैंडियम 21 से स्टार्ट करेगा 3D सीरीज। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वानेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक, ये 12th ग्रुप में आएगा जिंक, है ना। तो ये 3D सीरीज है।
जिसमें स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक जैसे मेंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, 3D सीरीज के बाद अब आएगा 4D सीरीज। तो 4D सीरीज स्टार्ट होगी इट्रियम 39 से, इट्रियम 39। और कैडमियम 48 पर फिनिश हो जाएगा 4D सीरीज। तो 4D सीरीज के मेंबर्स हैं इट्रियम, जर्कोनियम, नोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोहोडियम, पैलेडियम, अर्जेंटेनम और कैडमियम आर द मेंबर ऑफ 4D सीरीज। ठीक है, और एटॉमिक नंबर आपके पास मैंने लिखे हैं तो आप आराम से लिख सकते हो। 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और 48 आर द एटॉमिक नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ। तो इट्रियम 39 से स्टार्ट करके जाएगा, इट्रियम 39 से स्टार्ट करके कैडमियम तक जाएगा 4D सीरीज। अब बारी आई 5D सीरीज की। तो 5D सीरीज देखिए कहां से स्टार्ट होगी, सीजियम, बेरियम, दो मेंबर आ गए एस ब्लॉक के। लैंथेनम, यहां पे थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, लैंथेनम कितना 57 लैंथेनम। ठीक है, तो लैंथेनम के बाद आपको ध्यान रखना है 58 सीरियम 58 से लेकर के ल्यूटेशियम 71 तक, सीरियम 58 से लेकर के ल्यूटेशियम 71 तक के जो एफ ब्लॉक एलिमेंट है, 4F ब्लॉक एलिमेंट है, वो लैंथेनम वाले ग्रुप में ही उसके नीचे इंक्लूड है। तो थर्ड ग्रुप के मेंबर हैं वो सब, ये भी ध्यान रखेंगे, थर्ड ग्रुप के मेंबर हैं और वो बिटवीन द डी ब्लॉक एलिमेंट आते हैं, बिटवीन द डी ब्लॉक एलिमेंट आते हैं, इसलिए उन्हें हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन सीरीज, इनर ट्रांजिशन सीरीज। ठीक है, तो 4F कहां आएगा, लैंथेनम के बाद, लैंथेनम के ठीक नीचे सभी 14 के 14 एलिमेंट रखे हुए हैं, तो थर्ड ग्रुप के मेंबर हैं सबके सब। ठीक, तो लैंथेनम के बाद क्या ध्यान रखना है, लैंथेनम के बाद 4F सीरीज आएगी, लैंथेनम के नीचे ही 4F सीरीज आएगी। ठीक है, लैंथेनम के ठीक नीचे 4F सीरीज आएगी, कहां से कहां तक, सीरियम 58 से ल्यूटेशियम 71 तक, सीरियम 58 से ल्यूटेशियम 71 तक लैंथेनॉइड्स होंगे। इसके बाद 71 तक चला गया तो क्या आ जाएगा, सीधे सीधे अब आ जाएगा HF, 72 पर आएगा HF, 71 तक बाहर है तो 72 पर आएगा HF, 72 पर आएगा HF। ठीक है, इसके बाद TA, टेंटालम, टंगस्टन, और सबसे लास्ट में आएगा इसमें मर्क्यूरी 80 पर। ठीक है, तो देखिए एक बार फिर से 5D को देख लें। सबसे पहला मेंबर आया लैंथेनम, लैंथेनम के नीचे थर्ड ग्रुप के अंदर है लैंथेनम, लैंथेनम के ठीक नीचे 4F ब्लॉक एलिमेंट प्रेजेंट है, मतलब लैंथेनॉइड, लैंथेनम के ठीक नीचे 4F ब्लॉक एलिमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, इसलिए उसको लैंथेनॉइड सीरीज कहते हैं और 5F को एक्टेनॉइड सीरीज कहते हैं। ठीक है, तो उसकी पोजीशन कहाँ है, थर्ड ग्रुप के नीचे, 58 से 71 तक गैप रहेगा, 58 से 71 तक गैप है, दैट इज अबाउट द लैंथेनॉइड सीरीज। उसके बाद सीधा अगला मेंबर आया HF, हॉफनियम, टेंटालम, टंगस्टन, रेहनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, ऑरम आर गोल्ड एंड द लास्ट वन इज हाइड्रोजीनियम और मर्क्यूरी। द लास्ट मेंबर इज हाइड्रोजीनियम और मर्क्यूरी। तो दिस इज द लोकेशन ऑफ द 5D सीरीज इन द पीरियोडिक टेबल। अब 5D सीरीज के बाद हम बात करते हैं 6D सीरीज के बारे में। तो
6d सीरीज का पहला मेंबर आएगा एक्टिनियम। तो कैसे देखेंगे, फ्रांशियम 87, रेडियम 88, फ्रांशियम 87, रेडियम 88, तो एक्टिनियम आएगा 89 पर। और एक्टिनियम के डाउन साइड आएगा 5f सीरीज एक्टिनियम के डाउन साइड आएगी। 5f सीरीज एक्टिनियम के ठीक डाउन साइड पे आपको मिलेगी। क्योंकि लोकेशन आजकल पूछते हैं, इसलिए बहुत केयरफुली ध्यान रखना है। 5f सीरीज कहाँ मिलेगी, एक्टिनियम के डाउन साइड में मिलेगी। दिस इज 5f सीरीज, ठीक है। एक्टिनियम के बाद 5f सीरीज के 14 मेंबर, तो थोरियम से लेकर के लॉरेंशियम, थोरियम 90 से लॉरेंशियम 103, थोरियम 90 से लॉरेंशियम 103 तक के जो मेंबर है वो थर्ड ग्रुप के अंदर ही रहेंगे, ये ध्यान रखना है। तो लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड दोनों थर्ड ग्रुप के अंदर आने वाले हैं, पूरी सीरीज थर्ड ग्रुप के अंदर आएगी, ठीक है। तो ये हुआ 4f और 5f सीरीज, लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कहां से कहां तक, थोरियम से लेकर के लॉरेंशियम 103 तक। तो फिर सीधे यहां पे जो मेंबर आपको मिलेगा वो है UNQ, अनिलक्वाडियम, UNP 104। तो 89 के बाद सीधे 104, ठीक है, UNP, UNH, UNS, UNO, अनिल ऑक्टियम, USO, UNE, UUN, UUU 111, UUU और 112 UUB, 112 तक के मेंबर्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो 112, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111 and 112, ठीक है। तो this is the D block element in the periodic table. The location of the D block element is from थर्ड ग्रुप टू 12th ग्रुप, थर्ड ग्रुप से 12th ग्रुप तक, थर्ड ग्रुप से 12th ग्रुप तक, और फोर्थ पीरियड से शुरू होगा। तो फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ पीरियड, सेवंथ पीरियड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ पीरियड तक जाएंगे, ठीक है। तो पीरियड की सिचुएशन क्या होगी, फोर्थ से लेके सेवंथ तक, और ग्रुप की सिचुएशन क्या होगी डी ब्लॉक के लिए, थर्ड ग्रुप से 12th ग्रुप तक। इसमें जो लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड मतलब 4f और 5f सीरीज कहां पे होगी, थर्ड ग्रुप, थर्ड ग्रुप। लैंथेनॉइड कहां होगी, थर्ड ग्रुप, और पीरियड का नंबर क्या हो जाएगा 4, 5, 6, सिक्स्थ पीरियड, फोर्थ ग्रुप, सिक्स्थ, थर्ड ग्रुप, सिक्स्थ पीरियड। और एक्टिनॉइड कहां होंगे, फिर से थर्ड ग्रुप और सेवेंथ पीरियड, थर्ड ग्रुप और सेवेंथ पीरियड में सिचुएटेड होंगे एक्टिनॉइड्स, ठीक है। तो इट इज अबाउट द सिचुएशन, इट इज अबाउट द सिचुएशन ऑफ द डी ब्लॉक एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। अब इनमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सीधे जो यहां से हमको दिख रहे हैं उसके बारे में सबसे पहले हम लोग बात करते हैं। तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द सीरीज, सीरीज में से हमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाना है उसकी बात करते हैं। नंबर 1, पहली बात करेंगे अब हम लोग एलिमेंट लास्ट से लेते हैं, जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी। तो जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी का Hg, जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी। तो पहली बात ये ध्यान रखना है, Hg इज द लिक्विड मेटल, मर्क्यूरी एक द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। Hg इज द लिक्विड मेटल एट द रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर भी Hg लिक्विड स्टेट में मिलता है। इसके अलावा सीजियम, फ्रांशियम और गैलियम भी लिक्विड स्टेट में मिलते हैं, लेकिन एबव रूम टेम्परेचर गैलियम 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेल्ट होने लगता है। तो लेकिन वो रूम टेम्परेचर के अंदर नहीं है। तो अगर नॉर्मल पूछते हैं लिक्विड मेटल तो आंसर जाएगा, द आंसर इज मर्क्यूरी।
तो लिक्विड मेटल इज ओनली मर्क्यूरी. बट above room temperature cesium, francium and gallium is also found in liquid state. cesium, francium और gallium भी liquid state में मिल सकते हैं. टेम्परेचर थोड़ा ज्यादा होगा रूम टेम्परेचर से. ठीक है, तो एक बात क्लियर. Hg is the liquid metal. अगली बात, जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी are not included in transitional metals. इनको संक्रमण धातु नहीं कहते हैं. नॉट इंक्लूडेड इन ट्रांजिशनल मेटल्स. अब कारण क्या है? ट्रांजिशन मेटल हम किसको कहते हैं? जो कॉमनली वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं. जैसे आयरन है +2 +3, कॉपर +2 +1. तो मोस्टली द मेटल शो द वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर. लेकिन जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी का 3D 4D 5D ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ है. जिंक के कॉन्फ़िगरेशन पे आप जाओगे तो कैसा दिखेगा आपको? जिंक का कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3D 10. तो अगला हो जाएगा 5s2 4D 10. तो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल के कारण इनको हम ट्रांजिशन मेटल में इंक्लूड नहीं करते हैं. तो कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल होता है, इसलिए ये ट्रांजिशन मेटल में इंक्लूड नहीं है. दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट. नेक्स्ट, जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी आर सॉफ्ट मेटल. सॉफ्ट मेटल, जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी सॉफ्ट मेटल भी होते हैं. वैलेंसी खाली नहीं है तो नॉर्मली कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना पाते हैं. वैलेंसी खाली नहीं है तो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना पाएंगे, इसलिए इनको हम सॉफ्ट मेटल की कैटेगरी में रखते हैं. और जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी आर वॉलेटाइल. ये तीनों वॉलेटाइल भी होते हैं, आर वॉलेटाइल एंड प्योरिफाइड बाय डिस्टिलेशन. प्योरिफाइड बाय डिस्टिलेशन, और इन्हें डिस्टिलेशन से हम प्यूरिफाई कर सकते हैं. प्यूरिफाइड बाय डिस्टिलेशन. दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट. हालांकि ये मेटलर्जी का पॉइंट है लेकिन यहां पे ये इंपॉर्टेंट है तो इसको ध्यान रखेंगे. जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी आर द सॉफ्ट मेटल and it is volatile. It is category of volatile metal and it is purified by the distillation. ओके, तो volatile metals को प्यूरिफाई करने के लिए हम distillation का टेक्निक यूज करते हैं. ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आया. अगली बात, अब ये हो गया आपका जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी. तो इट इज नॉट इंक्लूडेड इन ट्रांजिशनल मेटल क्योंकि इनके डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन सो कॉमनली नहीं करेंगे. ठीक है, इसके अलावा सॉफ्ट मेटल्स हैं क्योंकि कोवेलेंट बॉन्डिंग नहीं कर पाएंगे. ठीक, तो वोलेटाइल नेचर के होंगे एंड इट इज प्यूरिफाइड बाय द डिस्टिलेशन. ओके, नेक्स्ट, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड. कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, क्या क्या खास बातें हैं कॉपर, सिल्वर और गोल्ड में? तो क्वाइनेज मेटल कहते हैं. क्वाइनेज मेटल, सिक्का धातु कहते हैं क्वाइनेज मेटल्स. और क्वाइंस बनाने के काम में उपयोग में आते हैं तीनों ही, तो इसलिए कॉपर, सिल्वर और गोल्ड को क्वाइनेज मेटल कहते हैं. इसमें से सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का. बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है. सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का. और सिल्वर और गोल्ड जो है मैलिएबल, हाईली मैलिएबल और डक्टाइल भी होते हैं. हाईली मैलिएबल और डक्टाइल भी होते हैं, जिसमें से गोल्ड जो है वो गोल्ड जो है हाईली डक्टाइल होता है, इसीलिए उसके पतले से पतले तार हम निकाल सकते हैं ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए. डक्टिलिटी का फिनोमेना यूज होता है. गोल्ड की वो प्रॉपर्टी उसको एक अच्छा
ऑर्नामेंट बनाने के लिए सुटेबल रहती है। तो गोल्ड, सिल्वर और कॉपर ये डक्टाइल होते हैं, ये ध्यान रखना है। तीनों के हम वायर निकाल सकते हैं, उसमें से गोल्ड की डक्टिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो ये कॉपर, सिल्वर और गोल्ड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो रिलेटेड थे इससे। निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम, मोस्टली ये तीनों एज अ कैटालिस्ट यूज होते हैं रिएक्शन के अंदर। तो एज अ कैटलिस्ट यूज होते हैं निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम। ऑस्मियम और इरिडियम, ऑस्मियम, इरिडियम, तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट बात है ऑस्मियम और इरिडियम के अंदर, तो रूथेनियम और ऑस्मियम की बात कर लें। रूथेनियम एंड ऑस्मियम शो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, सो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। सो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर दैट इज +8। तो ऑस्मियम और रूथेनियम सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो करने वाले मेटल्स हैं, जो कि +8 तक हो सकता है। जबकि 3D सीरीज में मैग्नीज सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है, दैट इज +7। 3D सीरीज में मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज्यादा होता है, दैट इज +7। तो ऑस्मियम और रूथेनियम सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर शो करने वाले दो मेटल्स हैं। ठीक है, इसके बाद ऑस्मियम में एक और खास बात है, द डेंसिटी ऑफ ऑस्मियम इज हाईएस्ट डेंसिटी ऑस्मियम का डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है, हाईएस्ट डेंसिटी, देन इरिडियम, उसके बाद फिर इरिडियम का डेंसिटी सेकंड नंबर पर होता है। तो ऑस्मियम का डेंसिटी हाईएस्ट और देन उसके बाद सेकंड नंबर पर आएगा इरिडियम, ठीक है। अगली इंपॉर्टेंट बात है, तो ऑस्मियम और इरिडियम, ठीक है। नेक्स्ट अगले ग्रुप में देखते हैं, मैग्नीज में आ गया, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है मैग्नीज। क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन, क्रोमियम, मोलिब्डेनम और टंगस्टन वाले ग्रुप में क्या इंपॉर्टेंट है, तो टंगस्टन का बहुत इंपॉर्टेंस है। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट सभी मेटल के अंदर हाईएस्ट होता है। हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट लगभग 3400 के आसपास रहता है टंगस्टन ना, 3000 के आसपास आप मान लीजिए, वैल्यू तो पूछने वाले नहीं है, तो 3000 से एबव मेल्टिंग पॉइंट रहता है टंगस्टन का, हाईएस्ट मेल्टिंग इन ऑल द मेटल्स। और अगर मेटल्स क्लासिफाइड नहीं होगा तो आंसर जाएगा डायमंड, तब डायमंड का मेल्टिंग जितने भी सब्सटेंस है उसमें सबसे ज्यादा होता है। लेकिन अगर मेटल्स क्लासिफाई है तो आंसर हो जाएगा टंगस्टन। इलेक्ट्रिक बल्ब फिलामेंट बनाने के लिए हम टंगस्टन को यूज करते हैं। वैनेडियम, नोबियम और टेंटालम, तो टेंटालम को के बारे में ध्यान रखना है। टेंटालम का यूज होता है ज्वाइंट द ब्रोकन बोन्स, हड्डियों को जोड़ने वाली रॉड, स्टील रॉड बनाने, ब्रोकन बोन कहा था मैंने, बॉन्ड हो गया, केमिस्ट्री हो जा रहा है बायोलॉजी की जगह। तो ज्वाइंट द ब्रोकन बोन्स, टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए, मतलब ऑर्थो सर्जरी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है टेंटालम, ठीक है। तो ये बात हो गई टेंटालम के इंपॉर्टेंस की। टेंटालम के बाद टाइटेनियम, जर्कोनियम और हाफनियम, तो टाइटेनियम, जर्कोनियम और हाफनियम में दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, टाइटेनियम, जर्कोनियम एंड हाफनियम और द अल्ट्रा प्योर मेटल की कैटेगरी में आते हैं। अल्ट्रा प्योर मेटल निकालने के लिए हम कौन सा प्रोसेस यूज करते हैं, तो प्योरिफाइड बाय वैन आर्कल प्रोसेस। इन मेटल्स को हम वैन आर्कल प्रोसेस से प्योरीफाइड करते हैं, ठीक है। तो टाइटेनियम, जर्कोनियम और हाफनियम
इसको वैन आर्कल प्रोसेस से प्यूरिफाई करते हैं। जब हम लोग मेटलर्जी में आएंगे तो वहाँ पे हमें पढ़ने को मिलेगा ये वैन आर्कल प्रोसेस, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। तो टाइटेनियम, जर्कोनियम और हाफनियम ये तीनों वैन आर्कल प्रोसेस से प्यूरिफाई होते हैं। इसके बाद टाइटेनियम को स्ट्रैटेजिक मेटल के फॉर्म में भी यूज करते हैं। ये लोहे से लगभग 200 गुना हल्का होता है और 200 गुना ज़्यादा मजबूत होता है। ठीक है, तो टाइटेनियम को स्ट्रैटेजिक मेटल के फॉर्म में यूज करते हैं, विच आर यूज टू मेक फास्ट मूविंग वेपन्स। तीव्र गति से चलने वाले औजार बनाने के लिए टाइटेनियम का यूज किया जाता है। बेसिकली ब्लेड्स ऑफ हेलीकॉप्टर बनाने के लिए हम टाइटेनियम को यूज करते हैं। अब ये तो बातें यहाँ से हो गई, सीरीज से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बातें किया कुछ हम लोगों ने। ठीक है, दो चीजें और ध्यान रखना है, 4F और 5F। 4F और 5F सीरीज जो होते हैं दोनों को हम क्या कहते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। इट इज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, अंतर संक्रमण तत्व, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि ये डी ब्लॉक के शुरुआत और उसके बाद में रहते हैं, डी ब्लॉक के बीच के अंदर रहते हैं। एक थर्ड ग्रुप में, दोनों थर्ड ग्रुप में है, एक फोर्थ पीरियड में और एक फिफ्थ, एक सिक्स्थ पीरियड में और एक सेवंथ पीरियड में। ठीक है, तो देयर इज द लोकेशन ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट और इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इसीलिए इनको हम इनर ट्रांजिशन कहते हैं। ठीक, तो दिस इज समथिंग रिलेटेड अबाउट द डी ब्लॉक एलिमेंट आर ट्रांजिशनल मेटल्स। वेरिएबल बैलेंसी शो करने के कारण इसको हम ट्रांजिशनल मेटल कहते हैं। और उसमें ये एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को भी यूज करते हैं, एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन को भी ये उसमें यूज कर लेते हैं। अब बात करेंगे आगे के पोर्शन पर। तो सबसे पहले बात करेंगे जनरल प्रॉपर्टीज। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो उसमें सबसे पहले एटॉमिक साइज पे जरा बात करते हैं। एटॉमिक साइज, अब देखो नॉर्मली जब हम एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के एलिमेंट को देखते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कि लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साइज के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सीधा सीधा एक स्टेटमेंट हम बोल देते हैं, डिक्रीजेस फ्रॉम lithium to fluorine, decreases from lithium to fluorine, decreases from lithium to fluorine, lithium से fluorine तक साइज घटता है because of increase in effective nuclear charge, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है इसलिए साइज जो है कम होता जाता है। सीधे सीधे एक स्टेटमेंट आ जाता है एस और पी ब्लॉक के लिए। लेकिन डी ब्लॉक में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि डी ब्लॉक एक तो दोनों के बीच में है, तो एस ब्लॉक से छोटा साइज होगा इसका, पी ब्लॉक के कंपैरिजन में थोड़ा बड़ा होगा। और सभी एलिमेंट कैसे हैं, मेटल्स हैं। मेटल्स हैं तो मेटालिक बॉन्डिंग करने की कोशिश करेंगे, तो वहां पे भी फर्क पड़ेगा उसका साइज के ऊपर। तो देखो अब हम, ये तो बात हो गई एस और पी ब्लॉक की। एस और पी ब्लॉक के अंदर हम सीधे सीधे क्या कह देते हैं, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। मतलब अगर लिथियम कहीं ऐसा है तो फ्लोरीन कहीं ऐसा होगा, मतलब साइज डिक्रीज कर गया। लेकिन अब डी ब्लॉक में हम कैसे एनालाइज करेंगे, तो डी ब्लॉक में एनालाइज करने के लिए हमको क्या ध्यान रखना है, देखो दो फैक्टर हैं जो काम करते हैं साइज के ऊपर। एक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब प्रोटॉन्स का नंबर, और दूसरा एक फैक्टर और काम करता है दैट इज शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट, जिसमें इनर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन हैं, बीच के ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बाहर के ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को रिपल करते हैं। तो उस रिपल्सिव फोर्स के कारण भी साइज पर फर्क पड़ता है। ठीक है, तो एटॉमिक साइज पे पहले बात कर रहे हैं हम लोग। तो डिपेंड्स ऑन टू डिफरेंट फैक्टर। इट डिपेंड्स ऑन टू डिफरेंट
फैक्टर, टू डिफरेंट फैक्टर्स, दो डिफरेंट फैक्टर पर डिपेंड करता है, दैट इज न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज, और जो दूसरा फैक्टर है वो है स्क्रीनिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो दो डिफरेंट फैक्टर पर डिपेंड करेगा एटॉमिक साइज, न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। तो जहां तक न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा वहां तक, मतलब न्यूक्लियर चार्ज मतलब आप सीधे ध्यान रख लो ना, न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है उसका चार्ज, तो जहां तक न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट करेगा वहां तक एटॉमिक साइज डिक्रीज करता जाएगा। और जैसे ही शील्डिंग इफेक्ट और न्यूक्लियर चार्ज का मैग्नीट्यूड समान होगा, एक जैसा होगा, वहां पर साइज कांस्टेंट कर जाएगा, लगभग कांस्टेंट, ऑलमोस्ट कांस्टेंट। और अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट का मैग्नीट्यूड न्यूक्लियर चार्ज से ज्यादा होगा तो साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कहाँ से क्या वेरिएशन आया। तो ये दो फैक्टर काम करते हैं, दोनों फैक्टर आपको पता है पहले से, न्यूक्लियर चार्ज इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और स्क्रीनिंग इफेक्ट इज द रिपल्शन ऑफ इनरमोस्ट इलेक्ट्रॉन, रिपल्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन इनरमोस्ट एंड आउटरमोस्ट ऑर्बिट इज द स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब दोनों फैक्टर कैसे इंफ्लुएंस कर रहे हैं देखो, स्कैंडियम से मैग्नीज तक, ऑलमोस्ट आयरन तक भी कह सकते हैं आप, स्कैंडियम से मैग्नीज तक, फिर आयरन, कोबाल्ट, निकल, फिर उसके बाद कॉपर और जिंक। तो देखो यहां पे क्या वेरिएशन देखने को मिलता है मुझे, स्कैंडियम से मैग्नीज तक एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, सीधे सीधे एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है स्कैंडियम से मैग्नीज तक। आयरन से निकल तक ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ऑलमोस्ट सेम। और कॉपर से जिंक पे जाने पर साइज इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेस, मतलब जिंक आयन का साइज कॉपर आयन के साइज से बड़ा होगा, इसका मतलब यह है। तो देखो स्कैंडियम से मैग्नीज तक साइज डिक्रीज कर रहा है, तो साइज डिक्रीज कर रहा है मतलब यहां पे कौन सा फैक्टर काम कर रहा है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो पहली बात हम कर सकते हैं, फ्रॉम स्कैंडियम टू मैग्नीज साइज डिक्रीजेस, व्हाई, ड्यू टू increase in effective nuclear charge, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट का माइनस कर देते हैं दोनों को, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। अब दूसरा पॉइंट क्या आया, आयरन टू निकल साइज कांस्टेंट, आयरन से निकल तक कैसा है, कांस्टेंट है। द लॉजिक इज व्हाट, बिकॉज ऑफ ऑलमोस्ट सेम मैग्नीट्यूड ऑफ effective nuclear charge and screening effect, effective nuclear charge and screening effect, effective nuclear charge and screening effect, स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो आयरन से निकल तक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और स्क्रीनिंग इफेक्ट का मैग्नीट्यूड सेम होगा, इसलिए साइज कैसा रहेगा, ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा। फ्रॉम कॉपर टू जिंक, कॉपर से जिंक पर जाने पर एटॉमिक साइज इंक्रीज, एटॉमिक साइज इंक्रीज, कॉपर से जिंक पर जाने पर एटॉमिक साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो ये जो ट्रेंड है ये हर
ग्रुप में एज इट इज, ऑलमोस्ट एज इट इज फाउंड होगा। तो अगर 3D के अलावा 4D में जाएंगे तो आपको ध्यान रखना होगा कि इट्रियम से 5वें मेंबर तक, मोलिब्डेनम तक, मोलिब्डेनम, क्रोमियम के बाद मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम तक साइज क्या होगा, कम होगा, फिर कांस्टेंट, फिर इंक्रीज। ठीक है, तो फ्रॉम कॉपर टू जिंक एटॉमिक साइज इंक्रीज बिकॉज ऑफ increase in because of increase in because of increase because of increase in screening effect, because of increase in screening effect। स्क्रीनिंग इफेक्ट को हिंदी में परिरक्षण प्रभाव कहते हैं। परिरक्षण प्रभाव का मान बढ़ता जाता है, बढ़ जाएगा, इसलिए साइज क्या हो जाएगा, कॉपर से जिंक तक जाने पे बड़ा होगा। तो सभी पीरियड्स में ये चीज फॉलो होगी। आपको मेंबर्स के नाम याद रखने पड़ेंगे, इसीलिए मैंने डी ब्लॉक के मेंबर्स को फिर से बनाया था। ऐसा मत सोचिएगा कि उसका कोई काम नहीं पड़ने वाला था फिर भी बनाया, ऐसा नहीं है, उसका काम आपको पड़ेगा। तो दिस इज द वेरिएशन ऑफ साइज। एटॉमिक साइज पे क्या देखा हम लोगों ने, स्कैंडियम से मैग्नीज तक डिक्रीज, मैग्नीज तक अगर डिक्रीज हुआ तो वहां पे कौन सा लॉजिक काम कर रहा है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसके बाद आयरन, कोबाल्ट और निकल पर साइज ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो साइज के कांस्टेंट होने का क्या लॉजिक हुआ, क्योंकि शील्डिंग इफेक्ट और या स्क्रीनिंग इफेक्ट, कुछ भी कह लो आप, दोनों में से स्क्रीनिंग इफेक्ट और न्यूक्लियर चार्ज लगभग सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो साइज कांस्टेंट हो जाएगा। और फिर जब हम बात करेंगे कॉपर और जिंक की, तो स्क्रीनिंग इफेक्ट ज़्यादा हो गया, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ा तो साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड फैक्टर पे काम करते हैं, एंड द सेकेंड फैक्टर इज डेंसिटी। अब बहुत आराम से देखो, आपको समझ में आएगा। तो स्कैंडियम से मैंगनीज तक एटॉमिक वॉल्यूम क्या हो रहा है, एटॉमिक वॉल्यूम या साइज, एटॉमिक वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो एटॉमिक वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, D इक्वल टू एम बाई वी। अगर साइज कम हो रहा है तो डेंसिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो फ्रॉम स्कैंडियम टू मैग्नीज एटॉमिक वॉल्यूम डिक्रीज, सो डेंसिटी इंक्रीजेस, डेंसिटी इंक्रीजेस। तो स्कैंडियम से मैग्नीज तक डेंसिटी क्या होगी, बढ़ेगी, स्कैंडियम से मैग्नीज तक डेंसिटी इंक्रीज होगी। आयरन टू निकल, आयरन टू निकल, आयरन कोबाल्ट निकल, डेंसिटी ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट सेम। ये हम बात कर रहे हैं ग्रेडेशन इन प्रॉपर्टी की, है ना, ये ध्यान रखेंगे, ऑलमोस्ट सेम। आयरन से निकल तक डेंसिटी ऑलमोस्ट क्या रहेगी, सेम रहेगी, बिकॉज ऑफ सिमिलर एटॉमिक वॉल्यूम, क्योंकि एटॉमिक वॉल्यूम सेम है। ठीक है, थर्ड बात, डेंसिटी ऑफ, डेंसिटी, अब देखो डेंसिटी ऑफ जिंक इज लेस देन कॉपर, लेस देन copper, density of zinc is less than copper because volume of zinc, because volume of zinc is greater, volume of zinc is greater than copper, greater, okay, जिंक का वॉल्यूम ज्यादा है, इसलिए जिंक की डेंसिटी कॉपर के कंपैरिजन में कम हो जाएगी। तो जिंक की डेंसिटी कॉपर के कंपैरिजन में कम हो जाएगी। ओके, तो ये ट्रेंड हो गया डेंसिटी का। और ऑस्मियम की डेंसिटी सबसे ज्यादा और इरिडियम की डेंसिटी उसके बाद। ठीक है, तो दो हाई
डेंसिटी वाले मेटल्स हैं ऑस्मियम और इरिडियम, उसमें ऑस्मियम की डेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात फिर से ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सेम ट्रेंड पर, आयोनाइजेशन एनर्जी, आयनन ऊर्जा, अमाउंट of energy required to remove the electron from valence shell of an atom, amount of energy required to remove the electron from valence shell of an isolated gaseous atom, ये पूरा टेक्निकल डेफिनेशन, आइसोलेटेड गैसियस आइटम, विलगित गैसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए जो ऊर्जा लगती है उसे कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अब फिर से यहाँ पे हम देखते हैं, तो स्कैंडियम टू मैग्नीज, व्हाट हैपेंस, स्कैंडियम टू मैग्नीज, एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, एटॉमिक साइज डिक्रीज हुआ, स्कैंडियम से मैग्नीज तक साइज डिक्रीज हुआ। क्या हुआ? साइज डिक्रीज हुआ। साइज डिक्रीज क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। इसका मतलब अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा है, होल्ड इलेक्ट्रॉन मोर स्ट्रांगली, तो निकालना मुश्किल होगा, निकालना मुश्किल होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा लगेगी। ठीक है, तो स्कैंडियम टू मैग्नीज, एटॉमिक साइज डिक्रीज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, force of attraction increases, force of attraction increases, removal of electron difficult, removal of electron is difficult, removal of electron is difficult, hence ionization energy increases, ionization energy increases from स्कैंडियम टू मैग्नीज, स्कैंडियम से मैग्नीज तक आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगी, स्कैंडियम से मैग्नीज तक आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होने वाली है। ठीक है, ये बात हुई स्कैंडियम से मैग्नीज तक। अब दूसरी बात, आयरन टू निकल, तो अगर ट्रेंड्स की बात करते हैं आयरन टू निकल, तो साइज ऑलमोस्ट सेम, साइज ऑलमोस्ट सेम, तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट सेम। अब ये डिपेंड करेगी कि कौन कितने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पर है, किसका कॉन्फ़िगरेशन कितना स्टेबल है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। ठीक है, तो आयरन टू निकल साइज ऑलमोस्ट सेम, सो आयोनाइजेशन एनर्जी इज ऑलमोस्ट सेम। अब बात करते हैं कॉपर और जिंक में, तो किसकी ज़्यादा होगी? जिंक का वॉल्यूम बड़ा है, तो जिंक की आयोनाइजेशन एनर्जी कम होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा, हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, 4s1 3d10 इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर, कॉपर का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 4s1 और 3d10 है। तो नाउ व्हाट हैपेंस, देयर इज कंप्लीटली फिल्ड, तो d ऑर्बिटल था लेकिन s ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और जिंक के केस में क्या हो जाएगा? 4s2 3d10, in case of zinc it is 4s2 3d10, तो 4s2 3d10 हो जाएगा जिंक के केस में। तो 4s2 3d10 वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है वो मोर स्टेबल होगा, दैट इज मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो अब देख लीजिए आप, जिंक का कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? मोर स्टेबल है। सो the first ionization energy of zinc is more than copper. Okay, so first ionization energy of zinc is more than copper. That time the first ionization energy of zinc is more than copper. जिंक का आयोनाइजेशन एनर्जी कॉपर से ज़्यादा होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ जिंक इज मोर than copper.
Okay, because of stable configuration, because of stable electronic configuration, because of stable electronic configuration. Okay, clear now? So this is the three different trends of size, density and ionization energy. तो साइज, डेंसिटी और आयोनाइजेशन एनर्जी के तीन ट्रेंड्स पर हमने बात किया. अब बात करते हैं अगले पॉइंट पर. मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट. मेल्टिंग and boiling point, melting and boiling point, गलनांक और क्वथनांक. तो देखो एस ब्लॉक के कंपैरिजन में इन मेटल्स का साइज कैसा है, छोटा है, स्मॉल साइज है और इनके अंदर मेटालिक बॉन्डिंग होती है. तो स्मॉल साइज एंड presence of metallic bonding, presence of metallic bonding, presence of metallic bonding, increase the boiling and melting point, increase the boiling and melting point, increase the boiling and melting point. तो पहला जो फैक्टर काम करता है वो है मेटालिक बॉन्डिंग, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग, साइज कम हो गया और उसके कारण बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया. तो एस ब्लॉक के मेंबर से इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ये ध्यान रखना है. अब अगली और क्या क्या बातें यहाँ ध्यान रखनी, क्योंकि एक सर्टेन ट्रेंड नहीं है. तो metals in which d orbitals are completely filled, d orbitals are completely filled, d orbitals are completely filled. कौन कौन से? नॉर्मल में जिंक, कैडमियम और मर्क्यूरी completely filled, have लो मेल्टिंग पॉइंट. तो इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसे होंगे? कम होंगे. तो जिनका डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है उनमें मैंने आपको बताया था कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की, मेटालिक के साथ साथ कोवेलेंट बॉन्ड भी बनाते हैं, तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी कम हो जाएगी, इसलिए जो है इनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा. तो अगली बात ये पढ़ लिया हम लोगों ने कि जिनका डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है उनका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा. एंड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर जितना ज़्यादा होगा उनका बॉइलिंग और मेल्टिंग भी उतना ज़्यादा होगा. लेकिन सारी चीज़ें ध्यान रखना है. तो डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. ठीक है. तो जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे उनका बॉइलिंग, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी भी उतनी ज़्यादा होगी. तो स्ट्रॉन्गर बॉन्डिंग होगी तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. ठीक है. तो ये कुछ मेल्टिंग और बॉइलिंग से रिलेटेड ट्रेंड. एक और पॉइंट ध्यान रखना है, टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा. तो टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा. और अगले लेक्चर में हम लोग इसके और कुछ प्रॉपर्टीज़ पर बात करेंगे. फर्दन कैमनो 4 और K2Cr2O7 का प्रिपरेशन और उसकी प्रॉपर्टीज़ पर हम लोग बात करेंगे.